वेलकम टू अदर वीडियो। और यह है जुत्सु काइसेन के सीजन 2 का एपिसोड 14 का रिव्यू। तो चलिए जानते हैं क्या हुआ कहानी में आगे जुत्सु काइसेन के। तो जहाँ एपिसोड की कहानी शुरू होती है मेई के साथ, जहाँ उनके अगेंस्ट एक कर्ज अपने डोमेन का इस्तेमाल करता है, जिसके अंदर वो अपनी टेक्निक से उनको कुचलने वाला था, लेकिन वो उसको तोड़कर बाहर निकल जाती है। जिसके बाद वो अपना वार करने पहुंचती है उस कर्ज की ओर, लेकिन कर्ज दोबारा अपनी टेक्निक से उनको सेम तरीके से उलझा देता है। तो उसकी टेक्निक 3 स्टेप्स में काम करती है। पहला, कैद करना। दूसरा, दफना देना। और तीसरा, 3 की गिनती के बाद अगर वो बाहर नहीं निकल पाई तो उसके कर्ज टेक्निक यानी कि बीमारी वाली टेक्निक के साथ वो उसको बीमार करके मार देंगे। पर वो समय रहते वहां से निकल जाती है और अपने भाई को पकड़ के किनारे बैठ जाती है, जो वैसे ऐसे 1 या 2 बार और झेल सकती है। और वैसे वहां पर मे की कर्ज टेक्निक के सिर्फ 2 कौवे पहुंच पाए उस डोमेन के अंदर, जिनमें से एक इस्तेमाल वो करती है। जहाँ जैसे उनमें से एक कौवे में थोड़ा सा कर्ज इन्फ्यूज होता है, उसको दोबारा वो कैद कर लेता है कॉफिन के अंदर और उसको पत्थर के नीचे दबाकर बीमार करके मार देता है। तो मे की थ्योरी काफी हद तक सही थी, तो उसको मदद चाहिए होगी ओई ओई की, जो उसके भाई का नाम है। पर जैसा करने पर वो मारा जा सकता है, जिस पर मई उससे पूछती है, ओई ओई क्या तुम मेरे लिए अपनी जान दे सकते हो? जिस पर वो सिर्फ यही पूछता है कि आप सच में ऐसा चाहती है? तो जो जहाँ हालात को समझकर अपनी कर्ज एनर्जी रिलीज करता है, जिस दौरान मई अपनी कर्ज एनर्जी छुपा लेती है। जहाँ वैसे ओई ओई को पूरा भरोसा अपनी बहन पर, जहाँ अगले ही पल जैसे ही वो कॉफिन के अंदर बंद होता है, मई तेजी से पहुंच जाती है उस स्पेशल क्रिएट के कर्ज के पास और उसके दोनों हाथ काट देती है। तो मई का मतलब उसके भाई का उसकी जान देने से था कि वो अपने कर्ज टेक्निक का इस्तेमाल करे, जहाँ वो इस्तेमाल करता सिंपल डोमेन का, जिससे इस डोमेन की शक्तियों का असर रुक जाता उसके पर होना। वैसे सिंपल डोमेन यूज करना काफी मुश्किल होता है और मई में भी कभी किसी की हेल्प नहीं लेती या किसी का एहसान नहीं रखती, पर वो अपने भाई का एहसान रख सकती है। पर जहाँ मई उसका सामना करती है, वो जगह पूरी तरह से खाली हो चुकी होती है। वो कर्ज दूर दूर तक नहीं दिखाई देता, पर अचानक से पीछे से आता हुआ वो कर्ज हमला करने वाला होता है मई के ऊपर, जिस पे वो वार करती है अपने कर्ज एनर्जी से लिपटे हुए कौवे का, जो चीरता हुआ निकल जाता है उस कर्ज को। तो आगे बताती है मई कि क्या एक सोर्सर को मोटिवेट करता है उसकी शक्तियों को और बढ़ाने को, जो उसकी बेस पावर को बढ़ा सकती हो। तो वो होता है एक पैक्ट का इस्तेमाल करना, जैसा कर पाने के लिए अपनी ज़िंदगी दांव पे लगानी होती है। और वैसे जो टेक्निक इस्तेमाल की थी मई ने, वो था कामिकाजे बर्ड स्ट्राइक, जिसमें उसने अपने कौवे को सुसाइड करने दिया, जिससे उसकी नॉर्मल कर्ज एनर्जी संभालने की शक्ति या लिमिट काफ़ी बढ़ गई। और कोई भी इंसान उनके कौवे की तेज़ी को नहीं रोक सकता एक्सेप्ट सतारू गोजो। तो मेयू सबसे बाहर आ जाती है और उसके सामने होता है नकली सूर। तो क्या होगा आगे? पर इनकी लड़ाई देखने से पहले हम बढ़ते हैं, क्योंकि फिर हम बढ़ते हैं इन 3 लोगों की ओर, जिसमें शामिल होते हैं जैन क्लैन के दद्दू, माकी और ननामी। जिन दोनों की शायद आपस में नहीं बनती, क्योंकि माकी काफ़ी हद तक इनके लेवल की नहीं है, पर दद्दू ने पी रखी है, तो ननामी अकेला भी नहीं रह सकता इन दोनों को छोड़कर, क्योंकि उसके लिए अकेले आगे बढ़ना थोड़ा खतरनाक हो सकता है। जहाँ आगे बढ़कर ये देखते हैं एक कर्ज को, जिसको काफ़ी आसानी से कैद कर लेते हैं अपनी टेक्निक में ये दद्दू, और उस पर एक वार करते हैं जहाँ इनकी तेज़ी ये दोनों ही नहीं भाप पाते। और खैर जिनके एक वार से वो कर्ज अपने अंदर से कई सारे इंसानों की कंकाल थूक देता है, जिन सबको उसने खाया था, जो काफ़ी बड़ा नंबर लगता है। और आगे वो कर्ज रोता हुआ कहता है, हनामी तुमने हनामी को क्यों मारा? जिसके साथ ही उसके अंदर से दूसरा कर्ज निकलता है, जो सिर्फ एक खाल था, और उसका इवॉल्व वर्जन सामने दिखता है इन लोगों को, जिसके हाथ में बाद में होता है एक पानी का ववंडर, जिसको जैसे ही नीचे फेंकता है उस जगह बाढ़ आ जाती है। अब वैसे आगे जैन क्लैन के दद्दू कुछ ज्ञान बांटते हैं, जो कहते हैं क्या तुम जानते हो 1 सेकंड के एनिमेशन में कितने फ्रेम होते हैं? जहाँ वैसे वो कर्ज स्प्रिट चाहता है कि उसको उसके नाम से बुलाया जाए, पर खैर दद्दू लगे होते हैं बताने में सारी बातें। पर दद्दू बताते हैं मॉडर्न टेक्नोलॉजी में फ्रेम रेट्स बढ़ाने के तरीके भी आ चुके हैं, जहाँ वो कर्ज कह रहा होता है कि हनामी और बाकी सब कर्ज के भी नाम है, और वो लगे होते हैं अपने फ्रेम रेट्स में, जहाँ नई टेक्नोलॉजी 4K तक जा चुकी है और फ्रेम रेट 60 FPS तक जा चुके हैं कुछ टीवी में इनबिल्ट टेक्नोलॉजीज के साथ, जो आर्टिफिशियली अपस्केल किए जाते हैं। जिस तरह की चीज़ें नहीं बिल्कुल पसंद नहीं है, क्योंकि वो बिल्कुल ऑर्गेनिक नहीं है। पर जहाँ कर्ज कहता है कि हम सबका नाम है, हमें तमीज से बुलाया करो, पर तभी स्पीच सबको काटते हुए नामी पहुंचते और उस कर्ज पे हमला करते हैं, जिसके नीचे गिरने पर उस पर हमला करती है माखी, पर उसके वार को पकड़ लेता है। पर इससे पहले वो कुछ करता है उसके अगेंस्ट, वहाँ आते हैं वो दद्दू और उसको अपने फ्रेम्स में कैद कर लेते हैं, जिसके ऊपर फेंकते हैं और उस पर हमला करता है ननामी, जिसकी पावर सच में काफ़ी ज़्यादा है। जिसके आसपास हम देख पाते हैं पानी की लेयरिंग, जो शायद उसको कवच की तरह प्रोटेक्शन देगी।
तो जो कर्ज काफ़ी पावरफुल है और कई सारी टेक्निक उसकी बाकी होगी दिखाना, जिस वैसे का काम रहेगा उसको वो सब इस्तेमाल करने से पहले रोक पाना। जैसा करते हुए ये सब साथ मिलकर उस पर हमला करने जाते हैं, लेकिन अपने पावर की लेयरिंग से उन सबसे बचता हुआ हवा में पहुंच जाता है। लेकिन ये सब भाप चुके होते हैं वो दद्दू, और उसको अपने लात का स्वाद चखाते हैं और उसके नीचे लैंड होने से पहले उस पर एक और वार करते हैं, जो उसके बाकी काउंटर वारों से बचकर उसके ब्लाइंड स्पॉट तक पहुंच जाते हैं। तो जेनिन नाओबिटो, जो कि ये दद्दू है, उनकी टेक्निक है 1 सेकंड को 24 फ्रेम में बांट देना, जहां तक वो देख सकते हैं उस जगह को, जिनमें से किसी भी एक जगह को वो अपनी मेन जगह बना सकते हैं और उस तरफ पहुंच के वो किसी के वारों से बच सकते हैं। और साथ ही जिसको भी दद्दू छूते हैं वो भी उनकी 1/24 फ्रेम में बदल जाता है। जहाँ जैसा एक्शन वो चाहे उसे वैसा करना पड़ेगा, अगर वो नहीं करता तो वो फ्रीज हो जाएगा और एक जगह रुक जाएगा। जहाँ इसके रिस्क भी है, जहाँ वो जो भी 24 फ्रेम सोचेंगे वैसे एक्शन होने ज़रूरी है, पर बाय चांस अगर कोई एक्शन नहीं हो पाया उनके उस जगह होने का, रास्ते में किसी रोड़े के आने की वजह से या किसी भी अड़ंगी के कारण, तो वो भी बिल्कुल उसकी तरफ फ्रीज हो जाएंगे। पर चाहे जो भी हो, दद्दू तोड़ रहे होते उस बंदे को अपने फ्रेम रोकने वाली टेक्निक के साथ, और इस तरह से फ्रेम समझ के उसके अकॉर्डिंग काम करने से ये बन चुका है फिलहाल के लिए सेकंड फास्टेस्ट सोर्सियर, मतलब गोजो के बाद सबसे फास्टेस्ट सोर्सियर। तो अब वो आगे एक वार करते हैं उस कर्ज की छाती पर, जिससे कुछ बैगनी खून जैसा कुछ निकलता है। पर तभी एक निशान दिखाई देता है उसकी छाती पर, जिसके बाद वो जगह चेंज हो जाती है और उसका डोमेन एक्सपेंशन पूरा हो जाता है उसके साथ ही, जिसके अंदर सामने आता है उसका हॉराइजन ऑफ द कैप्टिवेटिंग स्कांडा, जिसके डोमेन के अंदर कुछ वार आते हैं जो उनको लगते हैं, जो उन्हें छूने से पहले तक एग्जिस्ट नहीं कर रहे होते, पर उनके वार इन दद्दू को नहीं छू पाते, जो इस्तेमाल करते हैं सीक्रेट आर्ट फॉलिंग ब्लॉसम इमोशन, जो एक सिंपल डोमेन की तरह काम करता है। जहाँ वैसे एक सिंपल डोमेन इस्तेमाल करने वाला बंदा अपना खुद का डोमेन इस्तेमाल नहीं कर सकता, पर जहाँ एक डोमेन का फंक्शन होता है ये अश्योर करना कि उसके यूजर के वार लगेंगे उसके अपोनेंट को। पर जहाँ एक सिंपल डोमेन एक डोमेन के उस फंक्शन को काउंटर कर सकता है उसको इस्तेमाल करने वाले शख्स के लिए, तो वह समझ चुका होता है वो दद्दू काफी तक खतरा है, जिन पे इस्तेमाल करता है वो 70% अपनी शक्तियों का और 30% उस सूट वाले बंदे यानी कि ननामी के ऊपर इस्तेमाल करता है। तो मागी की और कोई भी कर्ज नहीं बढ़ रहा, तो उसके पास समय है जब ये कर्ज उनको पकड़े तो उन पे वार करने का, तो बिना सोचे इन कर्जों पे वो हमला कर सकती है, जैसा कहते हैं उसको ननामी पर। तभी अगले पल सभी कर्ज घेर कर पकड़ लेते हैं ननामी को हर तरफ से, जिसके उलट वो दद्दू बच रहे होते हैं अपने सिंपल डोमेन टेक्निक से उसके सारे वारों से। पर तभी वो मेन कर्ज बॉडी सामने आता है और वार करता है दद्दू पे, जिनसे उनका वो सिंपल डोमेन टूटता है, जिसके बाद वो शिकिगामी भारी मात्रा में उनके ऊपर हमला करते हैं। अब जहाँ वैसे माकी उन शिनिगामी पे हमला करने की कोशिश करती है, पर शिनिगामी उसी को उल्टा पकड़ लेते हैं, जिस पर उसकी कमजोरी को देखते हुए उसे कमजोर कहते हुए एक वार करता है वो मेन कर्ज उसके ऊपर। और अगले पल हम देख पाते हैं दद्दू को, जिनको बहुत सारे शिकिगामी पकड़ के ले जाते हैं अपने साथ। अब वैसे आगे सामने आती है माकी, जो कहते हैं अगर मैं कमजोर हूँ तो अपने एक ही वार से तुमने मुझे खत्म क्यों नहीं किया, जो आगे खाने की बात कर रहा होता है उसको। पर तभी अगले पल हम देख पाते हैं कोई उस बैरियर को यानी कि उस डोमेन को तोड़ के अंदर घुस चुका है, जो है मेगुमी, जो देता है हथियार माकी को। तो वो उसके डोमेन के अंदर घुस चुका है, जिस वजह से वो वार करने जा रहा होता है मेगुमी के ऊपर, पर जिससे पहले वार करते उसके ऊपर माकी, और उसके डोमेन का पूरा असर हिट करने वाला खत्म हो चुका है, क्योंकि यहाँ पर उसके डोमेन को कोई छेड़ रहा है, जो उसके डोमेन के अंदर अपना डोमेन अप्लाई करने की कोशिश कर रहा है मेगुमी। तो उससे पहले कि वो वैसा करे, वो कर्ज मेगुमी पे हमला करने के लिए कुछ और शिनिगामी छोड़ता है, जिससे उसको बचाते हैं ननामी, जो अब अपने फॉर्म में दिखते हैं और काफ़ी आसानी से इन शिनिगामी को काटते पीटते चले जाते हैं। तो उसको इस पल बचाएंगे ननामी, तो यहाँ पे बस उसको फोकस करना है अपने डोमेन के ऊपर। तो वो जख्मी है पर फिर भी जिंदा है, और साथ ही दद्दू भी उसके 70% शक्तियों का सामना करने के बावजूद ठीक है। जहाँ वो माकी के साथ मिलकर उस पर हमला करते हैं, जिन दोनों को अपने शिनिगामी से रोकता है, पर वो दोनों ही उसके शिनिगामी को नस्तानाबूद कर देते हैं, और वही ननामी बचा रहे होते हैं फुशिगिरो यानी कि मेगुमी को। पर जहाँ पर मेगुमी कुछ बताता है ननामी सान को, तो जहाँ मेगुमी अपना डोमेन नहीं रख रहा, वो कर रहा है एक होल इस डोमेन के बीच में, ताकि वो यहाँ से बाहर जा सके, जिसके लिए बाहर से तो होल करना आसान था, पर अंदर से काम करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। तो वो कुछ सेकंड तक इसे मेंटेन कर पाएगा, जहाँ ये लोग उसको छोड़ के यहाँ से बाहर निकल सकते हैं। जहाँ वो ऑक्टोपस गोजू सातारू नहीं है, जो दोबारा डोमेन का इस्तेमाल नहीं कर पाएगा एक दिन के अंदर, तो मोस्ट प्रोबेबली इनके पास चांस उसको उसके बाद हराने का। तो अपनी जान दांव पे लगा देता है मेगुमी, जिस दौरान बाकी लोगों को उसके आसपास बुलाया जाता है ताकि उस होल से निकल सके, जिसको वो ऑक्टोपस भाप लेता है, जिसके साथ एक होल खुलता है, जिससे से पहले कि वो लोग बाहर निकले, या वो मेगुमी ने किया हो या फिर शायद किसी और ने, पर उससे कोई अंदर घुस रहा होता है, जो सनकी और पागल लगने वाला बंदा होता है मेगुमी का पापा। तो क्या वो उसका साथ देगा, या टोजी यहाँ कुछ और ही रंग दिखाएगा, जो सब हम जान पाएंगे इसके प्रीव्यू के साथ। तो कैसा होगा बाप और बेटे का मिलन और टोजी का रुख
इस सब गेम को लेकर। तो प्रीव्यू के हिसाब से सबकी हालत काफ़ी हद तक ख़राब लग रही है, जिसमें बहुत सारे फ्लैशबैक होने के आसार दिख रहे हैं। तो क्या होगा आगे, क्या होगा इन दोनों के मिलन का नतीजा, दोनों बाप बेटों के मिलन का नतीजा, और शायद यहाँ काफ़ी आसानी से हरा देगा उसको टोची। तो जो भी हो हम जान पाएंगे इस बारे में अगले एपिसोड में, क्योंकि ये प्रीव्यू काफ़ी हद तक कन्फ्यूजिंग था कि इसमें लड़ाई होगी या नहीं होगी, या फिर इसमें भी टोजियो काफ़ी मुश्किल होगी उस कर्ज को हराने में। पर खैर जो भी हो, सबसे जुड़े विचार हमें नीचे कमेंट में बिल्कुल वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल ना भूलें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। सायोनारा एंड हैव अ नाइस डे।